बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। बेटा, इसके पहले हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है, सरल रेखा में गति पढ़ लिया, और उसके बाद वेक्टर एनालिसिस भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। देखिए बेटा, जब हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने आपको ये बताया था कि जब भी कोई वस्तु एक u वेलोसिटी से मूव करती है किसी डायरेक्शन में, तो जो एक्सीलरेशन होता है वो या तो u के डायरेक्शन में होगा, या u के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सीलरेशन जो होगा वो या तो u के डायरेक्शन में होगा या u के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह की जो मोशन थी, इसको हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा में गति कहते थे। सरल रेखा में गति जो है, इसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग 1D मोशन भी कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? 1D मोशन बोलते हैं। मतलब ये बेटा कि इसमें जब मोशन होता है, गति होती है, तो केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की, तो जब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो केवल एक डायमेंशन बदलेगा। या तो x एक्सिस पे अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो x वाला उसका डायमेंशन चेंज होगा, x का कोऑर्डिनेट बदलेगा। अगर y पे चल रही है तो y का कोऑर्डिनेट बदलेगा, और अगर z पे चल रही तो z का बदलेगा। मतलब जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, तब केवल एक और एक कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है। और ख़ास बात ये कि जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा वो या तो u के डायरेक्शन में होगा या u के अपोजिट होगा। ये हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल में गति। और समतल में गति में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए u वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, और एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ना तो इसके डायरेक्शन में हो और ना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। एक्सीलरेशन ना तो u के डायरेक्शन में हो और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में हो, बल्कि किसी अन्य डायरेक्शन में हो। एक्सीलरेशन किसी अन्य डायरेक्शन में हो, तो वहाँ जो मोशन होगा उसको हम लोग समतल में गति कहेंगे, मोशन इन ए प्लेन कहेंगे। और वो एक जो पाथ होगा उसका ऐसे कर्व टाइप का पाथ होगा, इस तरह का मोशन होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? समतल में गति कहेंगे। ठीक है। तो जिस तरह से जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होता था तो केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होता था, उसी तरह आप समझिए कि जब मोशन इन ए प्लेन की बात होगी तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बदलेगा। कितना कोऑर्डिनेट बदलेगा? दो कोऑर्डिनेट बदलेगा। जैसे अगर ये x, y और z है, तो मान लिया कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रही है, ऐसे मूव करे, ऐसे। ठीक है। तो जब ये गति करेगी तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये xy प्लेन की बात हम करें तो x का कोऑर्डिनेट बदलेगा और y का कोऑर्डिनेट बदलेगा। जैसे इसको ऐसे समझो, इस तरह से ऐसे कोई मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू, यहाँ पर जब वो ऑब्जेक्ट है तब x की वैल्यू और y की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये। यहाँ मान लीजिए ये x1 हो गया, ये क्या हो गया? y1 हो गया। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचा तो हुआ क्या, आपने देखा कि x1 भी चेंज हो गया और y1 भी चेंज हो गया। यानी x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है, दोनों साथ साथ बदल रहे हैं। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसे हम लोग कहते हैं समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। और इसका एग्जाम्पल है जैसे फर्श पर चलती हुई चींटी, ठीक है। पृथ्वी का
सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती, ये भी कैसा मोशन है? मोशन इन ए प्लेन है। किसी खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले की गति। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हैं मोशन इन ए प्लेन के। ठीक, तो मोशन इन ए प्लेन आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी ये बात है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो यू के डायरेक्शन में नहीं होगी, ना ही उसके अपोजिट होगी, वो किसी अन्य डायरेक्शन में होगी। और एक बात और, जब मोशन इन ए प्लेन की बात करेंगे तो उसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई बदल रहा होगा, अगर वो वाई जेड प्लेन में है तो वाई और जेड बदल रहा होगा, और अगर वो जेड एक्स प्लेन में है तो जेड और एक्स बदल रहा होगा। मतलब जिस भी प्लेन में होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे। तो ये मोशन इन ए प्लेन है। अब इसमें दो टॉपिक हमको पढ़ना है, या दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे हमको पढ़नी है। एक है पोजीशन वेक्टर और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट भी करना है भैया। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? जैसे मान लिया बेटा कि ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट किसी समय पी पर है। किसी समय कहाँ पे है? पी पर है। तो पी का हमने मान लिया कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कामा वाई। ठीक, पी का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कामा वाई। ये ओरिजिन है। तो ओपी जो वेक्टर होता है, ये जो ओपी वेक्टर होता है, इस ओपी वेक्टर को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओपी वेक्टर को क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई जे। इसको क्या लिख सकते हैं? वाई जे। पोजीशन वेक्टर को बेटा हम लोग आर से लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर आर होगा, इसको आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। ये पी का पोजीशन वेक्टर आर है, और आर बराबर होगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, अगर किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 3, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 3i - 4j। उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 3i - 4j। अब अगला है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश के लिए ये हमने फिगर बना दिया है। देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। इसमें एक कोई ऑब्जेक्ट फर्स्टली कहाँ पे है? पी पे। प्रारंभ में वो पी पर है, और पी का जो कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स कामा वाई। हमने मान लिया ये टी टाइम पे पी पर है, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई। और डेल्टा टी टाइम के बाद वो क्यू पर पहुंच गया। यानी जब वो क्यू पर है तब समय क्या है? टी प्लस डेल्टा टी। और तब इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया कि ये है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, क्यू का कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर के डिफिनेशन से पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी जो ओपी होगा R1, वो आपका होगा एक्स आई प्लस वाई जे। और इसी तरह OQ
यानी R2 Q का पोजीशन वेक्टर वो होगा x प्लस डेल्टा एक्स आई प्लस y प्लस डेल्टा वाई जे। तो हमने P का पोजीशन वेक्टर देख लिया और Q का। प्रारंभ में हम P पर थे और फाइनली कहाँ पहुँच गए, Q पे। तो अब ये जो PQ होगा, PQ वेक्टर, ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर क्या कहलाएगा, PQ वेक्टर, ध्यान देना, PQ वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विस्थापन सदिश PQ बराबर होगा OQ वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। OQ से OP को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो OQ है आपका वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, R2 माइनस R1, और आपके पास R2 और R1 की वैल्यू है। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा R वेक्टर, ये आपका बराबर हो जाएगा, R2 की वैल्यू है x प्लस डेल्टा एक्स आई प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे, और R1 की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे। तो जब मैं R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो x y ये टर्म कटेंगे, तो मिलेगा कितना आपको, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ठीक, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर बराबर होगा डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। ओके, तो पोजीशन वेक्टर हमने जान लिया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जान लिया। अब इसके बाद हम इसमें एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखने वाले हैं। एवरेज वेलोसिटी अगला टॉपिक होगा इसमें, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो, यदि हम कहें कि डेल्टा टी समयांतराल में, यदि डेल्टा टी समयांतराल में जो विस्थापन हो, विस्थापन डेल्टा आर हो, डेल्टा टी समयांतराल में विस्थापन डेल्टा आर हो, तो एवरेज वेलोसिटी वी ए बी बराबर आपका होगा विस्थापन अपान समयांतराल, यानी डेल्टा आर अपान डेल्टा टी। और डेल्टा आर की वैल्यू कितनी होती है, डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे अपान डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपान डेल्टा टी। ठीक, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी ए बी बराबर आपका हो जाएगा, देखो मैं इसको अलग अलग लिख दूं, एक्स कंपोनेंट अलग लिख दूं और वाई का अलग, तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई अपान डेल्टा टी में जे। ठीक, तो ये इसका एक्स कंपोनेंट है और ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये इसका एक्स घटक है और ये इसका क्या है, वाई घटक है। आप लिख भी सकते हैं ये इसका एक्स घटक और ये इसका है वाई घटक। ठीक, तो आप इसके घटक भी यहाँ से जान सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी का ये फार्मूला होगा। और एवरेज वेलोसिटी के बाद हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे, तात्क्षणिक वेग। देखिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हमने एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जल्दी से बस केवल फार्मूला देखते हुए चल रहे हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी b बराबर आपका होगा डी आर बाई डी टी, है ना। जब समय अंतराल 0 की ओर टेंड हो रहा होगा तब इसका जो सीमांत मान होगा एवरेज वेलोसिटी का, वही क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो d बाई डी टी, और r की वैल्यू कितनी होती है, एक्स आई प्लस वाई जे। तो v बराबर हो जाएगा बेटा
डी एक्स अपॉन डी टी आई डी वाई अपॉन डी टी जे। ठीक है, अब ये इसका x कंपोनेंट और ये y, तो आप लिख सकते हैं b बराबर, इसको हम लिख देते हैं बी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी को लिख दिया वी एक्स आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी को हम लोग लिख देते हैं वी वाई जे। ठीक, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। बी एक्स का मतलब x एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट और बी वाई का मतलब y एक्सिस पे वेलोसिटी का कंपोनेंट। ठीक, अब अगर आपको कहीं पे वेलोसिटी v इजिकल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे लिखा हुआ है, तो v का जो मैग्नीट्यूड होगा, v का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर में आपको पढ़ाया गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। जो v का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, अंडर रूट में वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ओके, और अगर x एक्सिस से वेलोसिटी, ये x एक्सिस है, ये y, और x एक्सिस से वेलोसिटी आपकी थीटा एंगल बनाए, x एक्सिस से वेलोसिटी कितना एंगल बनाए, थीटा एंगल बनाए, तो इस केस में tan थीटा बराबर होता है वी वाई बाई वी एक्स। tan थीटा बराबर क्या होता है, बी वाई बाई वी एक्स। तो ये इतना फार्मूला आप लोग याद रखना बेटा। तो अगला टॉपिक है बेटा इसमें औसत त्वरण एवं तात्क्षणिक त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो आप जानते हैं कि जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है, एवरेज एक्सीलरेशन वो क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, है ना। और वेग परिवर्तन का मतलब b2 माइनस b1 बटा t2 माइनस t1, यानी एवरेज एक्सीलरेशन आपका होता है v2 माइनस b1 को हम कह सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब आपने अभी v की वैल्यू निकाली है, इससे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला निकाला है, v की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो गया डेल्टा। v की वैल्यू आपने निकाली है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे अपॉन डेल्टा टी। तो एवरेज एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई, डेल्टा बी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा बी वाई अपॉन डेल्टा टी जे। अब ये जो आप देख रहे हैं ये x कंपोनेंट बनेगा और ये y एक्सिस का कंपोनेंट, यानी आप इसको कह सकते हैं कि जो एवरेज एक्सीलरेशन होगा वो आपका आ जाएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा ए एक्स आई या डेल्टा ए वाई जे। ठीक है, ये भी फार्मूला आपका एवरेज एक्सीलरेशन का, डेल बी एक्स अपॉन डेल टी आई प्लस डेल बी वाई अपॉन डेल टी इंटू जे। अब इसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए बराबर होगा बेटा डी वी बाई डी टी, है ना। और डी वी की वैल्यू आपको पता है कितनी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बी एक्स अपॉन डी टी आई और डी बी वाई अपॉन डी टी जे। ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी एक्स अपॉन डी टी और डी बी वाई अपॉन डी टी, इसको हम लोग ए एक्स आई, ठीक है, प्लस ए वाई जे, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ए एक्स का मतलब एक्स एक्सिस का एक्सीलरेशन और ए वाई का मतलब वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन। ओके, तो ये आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। ठीक, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।